नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी को लेकर बड़े पैमाने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके इस बयान की निंदा की है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर बेटी शक्ति का रूप है और मैं अपनी माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तो वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसी न किसी तरह शब्दों के अर्थ को बदलने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। दरअसल रविवार को मुंबई के शिवाजी मैदान में रविवार शाम इंडिया गठबंधन की जनसभा हुई, जिसमें राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर एक बयान दिया, जिस पर सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी के बयान को लेकर अब बीजेपी के साथ साथ उनकी पार्टी के नेता भी उन पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी को खुद ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को यह भी नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को शक्ति, भक्ति, आदि शक्ति, शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता। उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी जी को बर्बाद कर रहे हैं। वो एक कागज पकड़ा देते हैं उन्हें, वो हवाई जहाज में उसे पढ़ते जाते हैं। जब उतरते हैं तो कभी याद रह जाता, कभी भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी को खुद ये सोचना है कि वो जो ये बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और इस बोलने का अर्थ क्या है। क्या वो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? क्या वो हिंदुत्व की शक्ति को मिटाना चाहते हैं? उन्हें खुद सोचना है। क्या वो सनातन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? तो एक बार साफ साफ उन्हें बोलना चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि वो भाजपा के खिलाफ हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ। उनकी भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी इनको ईवीएम कोर्ट के फटकार के बाद भी रफेल, अदानी ये बच्चों की तरह बात करते हैं। और इनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा, गोएबल्स की थ्योरी की तरह। इनको कोई पढ़ा दिया है, सच होता है। कभी आप, ये मोदी जी की सरकार है। मोदी जी एक ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं। वो भारत में एक झोला लेके आए हैं, कहां से उनका तुलना करेंगे? इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये बदनाम करने के और भ्रम पैदा करने के, झूठ बोलने के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। कभी सेना का अपमान करते हैं, कभी धर्म का अपमान करते हैं, कभी देश का अपमान करते, देश की संस्थाओं का अपमान करते, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते, शहीद सैनिकों का अपमान करते, भारत, भारतीयता, सनातन, हिंदू धर्म, हिंदू संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं, भारत की तरक्की, उससे इनको खास तरह की कोई एलर्जिक है। राहुल गांधी जी फिरोज खान के पोते हैं और मुगलों का हमेशा भारतीय संस्कृति पे कुठारघात रहा है।
वो इनके खून के अंदर है, इनको ये मालूम नहीं है भारतीय संस्कृति, भारतीय शक्ति। और पूर्वजों के, तुम्हारे पूर्वजों ने बड़े प्रयास कर लिए इसको दबाने के लिए, अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक ये चलने वाली है। इसलिए आप कोई भी रूप ले लो, संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, उस प्रकार का व्यवहार करने वाले, आज हिंदू को गाली बकने वाले लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये शक्ति, जितने भी आप इसको विरोध करोगे, शक्ति पुनः बढ़ेगी। और जहाँ तक ईवीएम की बात है, आप निर्धारित करें कि हिमाचल का चुनाव कैसे हुआ, आप निर्धारित करें इस बात का कि कर्नाटक का चुनाव, तेलंगाना का चुनाव कैसे जीते आप, क्या उसमें भी आपकी साठगांठ थी अगर ईवीएम गलत है। आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाकर, देश की आत्मा, संस्कृति, हिंदू धर्म पे चिन्ह लगाकर कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय विरोधी भावनाओं भड़काने का काम कर रहे हैं। और सबको मालूम है, देशवासियों को, कि आप किसके कहने पे किस प्रकार से चलते हैं। हिंदू धर्म ऐसी शक्ति है, पूरे विश्व को साथ लेने वाली शक्ति है। और ऐसे शक्ति को, हिंदू शक्ति को चैलेंज करने का, उसके ऊपर टीका करने का, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मोदी जी को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बात की है, हिंदू धर्म, हिंदू समाज के लोग राहुल गांधी को छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को एक प्रकार से चैलेंज किया है, हिंदू संस्कृति को चैलेंज किया है, डैमेज करने की बात की है। मुझे लगता है वो उदयनिधि स्टालिन के बयान पर स्टिक हो गए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि हिंदू धर्म हम समाप्त करेंगे, तो राहुल गांधी भी वही लाइन पे चले गए हैं। राहुल गांधी ने भी हिंदू धर्म समाप्त करने की बात को दुजरा दिया है। तो वहीं इसको लेकर तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया, जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग
शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। वो बीआरएस है जिसने यहां के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, सत्ता पाई और बाद में जनता से विश्वासघात कर दिया। तेलंगाना का निर्माण के पहले 10 वर्षों तक बीआरएस ने, पहले 10 साल बीआरएस ने तेलंगाना को जम करके लूटा है। लूटा है कि नहीं लूटा है? और अब कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना एटीएम स्टेट बना लिया है। यूपी के रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 3 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। इनमें रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन और बरकत अली शामिल। 16 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चारों लोगों को दोषी करार दिया है। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई है। आजम खान को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। आजम खान को कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। उन्हें 7 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई। सपा विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया है कि चुनाव में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और क्या कुछ कहा सपा प्रत्याशी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अब सभी दल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एक तरफ जहां बीजेपी ने 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 37 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है। अगर बात करें बसपा की, तो बसपा ने अब तक 7 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें से 4 मुस्लिम हैं, 5 मुस्लिम हैं और 2 ब्राह्मण। तो जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ब्राह्मण कार्ड खेल रही, इससे कहीं ना कहीं क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डर दिखा करके बहुत लोगों को डरा करके अपने बी टीम में शामिल कर लिया है। तो कुछ दल जो है भारतीय जनता पार्टी के डर कारण बी टीम बन गए हैं, लेकिन जनता का उनमें कोई असर नहीं है। जनता का मन बन गया है कि भाजपा सरकार को हटाना है, इंडिया मोर्चे की सरकार बनवानी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत विकल्प है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन के बाद इंडिया मोर्चा और अधिक मजबूत हो गया है और
और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है। जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार लोकसभा चुनाव में केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही है। बसपा सुप्रीमो ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो क्या लग रहा है कि अब भी आप लोगों को उम्मीद है कि वह इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? कि अकेले अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन वो ईडी इनकम टैक्स से बहुत डर गई हैं, इसलिए जो है अभी उनका कोई फैसला नहीं कर पा रही हैं। लेकिन उनके लड़ने से इंडिया मोर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों की इस बार नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट न मिले। जनता में जो आक्रोश है उस आक्रोश को देखते हुए जनता जो है फैसला करेगी और इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। ईडी सीबीआई की अगर बात करें तो ईडी सीबीआई लगातार जो अकूत काली कमाई इकट्ठा किए थे उनके यहाँ छापे मार रही है। अभी कल ही पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर में छापा मारा गया, उनके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। तो कहा जा रहा है कि जो छापा पड़ा था वह इनकम का स्रोत जानने के लिए, अकूत संपत्ति के लिए छापा पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें 10 बड़े ऐसे नाम हैं जिनके वहाँ ईडी ने छापा डाला और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे 100 करोड़ रुपया, 50 रुपया चंदा ले लिया और उसके बाद ईडी कार्रवाई बंद हो गई। तो ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक विंग हो गई है और वो लगातार उत्पीड़न करने का काम कर रही है। आज तक 10 साल में ईडी ने एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर छापा नहीं डाला है। बहुत से लोग हैं जो बहुत अवैध धंधा करते हैं, अवैध काम करते हैं, उनके पास अवैध बेनामी संपत्तियां हैं, लेकिन भाजपा में हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता ये बात जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और लगातार पूंजीपतियों पर इनकम टैक्स के, आरबीआई के, सीबीआई के, ईडी के इनकम छापा डलवा करके वो अपने पार्टी में शामिल करने का प्रयास कर रही है और जो शामिल नहीं हो रहे हैं उनके घरों पर ईडी की रेड पड़ने का काम हो रहा है। फिलहाल जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में क्या तस्वीर रहती है, क्या यह दावे सच होते हैं, यह समय ही बताएगा। रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पुलिसकर्मी ने एक टीचर की हत्या कर दी है। दरअसल देर रात वाराणसी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर टीम मुजफ्फरनगर पहुंची, तो वहीं टीम में शामिल एक पुलिस कांस्टेबल ने किसी मामूली बात को लेकर एक टीचर को गोलियों से भूल डाला, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने टीचर को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने टीचर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और टीम में शामिल सभी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई कि एसडी इंटर कॉलेज के सामने एक धर्मेंद्र नामक युवक को गोली लगी है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया और इसमें जब जानकारी की गई तो ये प्रकाश में आया कि जनपद वाराणसी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो कॉपीज होती है वो जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी। इसमें 2 अध्यापक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर थे। ये लोग अलग अलग जनपदों में कॉपियां वितरित करते हुए आज देर शाम जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और यहाँ पर एसडी इंटर कॉलेज में इनको कॉपी जमा करानी थी। यहाँ पे एसडी इंटर कॉलेज का गेट बंद होने की वजह से ये सभी लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके और विश्राम कर रहे थे। इसमें शामिल एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा जो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है, ये इनके साथ सो रहे थे और इनको ये बार बार सोने से परेशान किया जा रहा था और ये बार बार तंबाकू भी मांग रहा था। साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शराब के नशे में भी था। इसने धर्मेंद्र ने जब इस बात पे आपत्ति जाहिर की
तो चंद्र प्रकाश के द्वारा इस पर अपने कार्बाइन से फायर खोल दिया गया, जिसमें कई राउंड गोलियां इसको लगी है। इस जो मजरूब है इसको तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने इसको मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।